बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने सीवीपी कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड देन वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस जो है तकरीबन एक ही चैप्टर है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थोड़े से अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं, तो फिर हम यहाँ से फिर ऑनवर्ड मूव कर जाएंगे वेरिएंस के ऊपर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है क्या, देखें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिंपल सा मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे और उन्होंने उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया होगा, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स होंगे, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स होंगे। उन स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर वो प्रोडक्शन कर रहे होंगे। वो जो स्टैंडर्ड मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लग रहे हैं, हमने उनकी कॉस्ट करनी है कि मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितनी लग रही है, ठीक है जी, ओवरहेड कितना लग रहा है। सो दैट्स अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो सिंपल एग्जांपल ये, अगर हमने कोई डिश बनानी हो, ठीक है, तो उस डिश के पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इसमें 2 चम्मच नमक डलेगा, 1 चम्मच मिर्चा डलेंगी, इतनी हल्दी डलेगी, इतनी मसाले डलेंगे। ठीक है, वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस डिश के वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो उस स्टैंडर्ड जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बस उनकी कॉस्टिंग करनी है, उनको कैलकुलेट करना है। इन सिंपल वर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नथिंग जस्ट टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और FOH कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, चलें थोड़ा सा और कर लेते हैं से, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बस सारी कॉस्ट को, ये जो सारी कॉस्ट है, अगर इन सारों को देखें तो दैट इज़ दी वेरिएबल, यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स कॉस्ट हो गई। तो दैट्स आर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और दैट्स आर टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट है। ये जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास, ये जो टोटल कॉस्ट है, बस ये टोटल कॉस्ट ही हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर? चलो जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट का फ़ायदा क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का फ़ायदा ये होता है कि जो नया ट्रेनी आ रहा है या जो नया एम्प्लॉय हो रहा है, उसको उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। उसको अच्छा ये डिश बनानी है तो मटेरियल मुझे इतना यूज़ करना है, लेबर हमें इतने घंटे काम करने हैं, ओवरहेड मुझे इतने यूज़ करने हैं, तो उसके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है जी? प्री डिटर्मिन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मटेरियल, लेबर, एफर्ट कितना लगेगा, ये प्री डिटर्मिन्ड है, यानी कि एक बजटेड है। द प्री डिटर्मिन को बजटेड भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड भी कहते हैं, और ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ठीक है, जो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल इतना बच जाएगा, कि मटेरियल इतना लगेगा, लेबर और वे ओवरहेड इतने लगेंगे। क्या हकीकत में भी जो हमने सोचा वही होगा या एक्चुअल डिफरेंस होगा? एक्चुअल में डिफरेंस आएगा। तो जो एक्चुअल में डिफरेंस आएगा, तो स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में जो डिफरेंस आएगा, असल में यही वेरिएंस का टॉपिक बनता है। यहीं पे वेरिएंस आएगा। वेरिएंस मीन वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, सो इट इज़ यूजली अ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और पर यूनिट ऑफ सर्विस रेंडर। कहता है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे ही ना हम ये देखते हैं ना कि एक यूनिट बनाने के लिए क्या स्टैंडर्ड मटेरियल लगना है, क्या स्टैंडर्ड लेबर लगनी है, क्या स्टैंडर्ड ओवरहेड लगना है, या ये क्या करता है, पर यूनिट ऑफ सर्विस रेंडर, यानी कि 1 घंटा टीचिंग करें, 1 घंटा कपड़े सिएं तो क्या खर्चा आ रहा है, 1 घंटा कंसल्टेंसी दें तो क्या खर्चा आएगा। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होगा और एक्चुअल होगा, उनके दरमियान में जो डिफरेंस आ जाएगा अगर कोई है तो, जो कि हमेशा होगा, उसी को तो वेरिएंस कहते हैं। तो वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल के दरमियान में डिफरेंस हो रहा है। हमने जो सोचा, जो हमारा अंडर ओवर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट था, वो यही वेरिएंस ही था जो हमने चैप्टर नंबर ओवरहेड में पढ़ा था। दैट्स अ वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। कहता है याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, इट्स नथिंग, टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बस सिर्फ कॉस्ट, ये कॉस्ट तक रहेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट तक। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर यूजली रिस्ट्रिक्ट टू प्रॉफिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, बस प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, यानी कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी इसके अंदर। तो नॉट एडमिन,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी कि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब यूज़ करते हैं कि जब हमने आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनानी होती है, एक जैसी प्रोडक्ट बनानी, जैसे कि ये जो पेप्सी कोला वाले होते हैं, और ये जो पेप्सी की 1.5 लीटर की बोतल बनाते होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे 1.5 लीटर में सेम कलर की सेम टेस्ट का ड्रिंक होता है या हर एक बोतल में डिफरेंट होगा? सेम होगा। अब उन्होंने कई टन्स जो लीटर जो है वो कोला बनानी है, पेप्सी कोला कई टन्स बनानी है, तो उन सब का जो टेस्ट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और सारों ने सेम प्रोसेस से गुजर के बनना है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करेंगे जब हम होमोजीनियस गुड लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बड़ी हेल्पफुल होती है मैम, ठीक है जी। और जहाँ पर हर डिग्री ऑफ रेपुटेशन, हमने एक काम रोज़ आके वही काम करना है, तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अगर इतने लीटर करना है तो ये करना है, इतने इतने इसमें ये ऐड करना है, इसमें इतनी चीनी ऐड करेंगे, इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, इतना कलर ऐड करेंगे। पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कहता है मकसद क्या है? इट प्रोवाइड प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट। कहता है इसका मकसद ये होता है कि फ्यूचर कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना समटाइम आसान हो जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड चैलेंजिंग टारगेट इन ऑर्डर टू मोटिवेट द इंडिविजुअल। कहता है इंडिविजुअल मोटिवेट होता है कि ठीक है, जो मुझे स्टैंडर्ड दिया गया था वो मैंने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम किया है, इसका मतलब मैं एक अच्छा एम्प्लॉई हूँ। इट असिस्ट इन सेटिंग बजट एंड इवेल्युएट द मैनेजरियल परफॉर्मेंस। वेरिएंस आर कैलकुलेटेड, रीजन आर आइडेंटिफाइड टू मेजर द मैनेजर परफॉर्मेंस। कहता है जब ये स्टैंडर्ड सेट होता है, फिर इस स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ से वेरिएंस कैलकुलेशन में आसानी होती है। जब वेरिएंस कैलकुलेशन में आसानी होती है तो फिर हम उसकी रीज़न ढूंढते हैं, ये वेरिएशन आ क्यों रही है, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट किए एक्चुअल में ज़्यादा क्यों लग गया, ठीक है। तो फिर इससे क्या होती है, हमारे मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि वेरिएशन ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब जो मैनेजर है वो सही तरीके से काम कर नहीं रहा। और इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक विच प्रमोट पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन। कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट से आहिस्ता आहिस्ता हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया अब थोड़ा सा कम कर देंगे, उसको और चैलेंजिंग कर लेंगे, तो हम कॉस्ट सेविंग की तरफ आ सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ज़रिए। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड इसका नाम होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये कॉस्ट का कार्ड है एक, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट। तो अभी आपने याद रखा, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा पर यूनिट पर होती है। देखें, अगर एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड सेट कर लें तो बेशक उससे 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, लाख बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टैंडर्ड सेट करना क्या होता है, सिर्फ एक यूनिट का, कि एक यूनिट के ऊपर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितने लगेंगे, उसका स्टैंडर्ड सेट कर लो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करना। जैसे कि मान लें यहाँ पर मटेरियल में 5 kg इंटू 50 होगा, मटेरियल 20 इस्तेमाल होता है, 3 kg 10, तो टोटल मटेरियल इतना लग गया। डायरेक्ट लेबर, स्किल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये सारा कुछ पढ़ के आ चुके हैं, कितनी लेबर लगेगी, वेरिएबल कितना ओवरहेड लगेंगे, और उसके बाद फिक्स ओवरहेड कितने लगेंगे। तो एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड क्या है, 4255 में एक यूनिट बन जाता है। सो दैट्स आवर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये देखें, सारी हमने टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर कोई आपसे पूछे क्या है, आप सिंपल कह सकते हैं टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा पर यूनिट पे चलाते हैं, पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगेंगे। सो दैट्स आ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल पर नहीं होता, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पर होता है। हाँ, यहाँ से जितने यूनिट्स बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हवाले से कोई मुश्किल बात जी, कोई सवाल? आगे चलते हैं जी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 प्रिंसिपल के ऊपर चलेगा। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही, तो आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट चलेगी। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग चल रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो टोटल कॉस्ट के बेस के ऊपर चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट,
और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलेगा टोटल कॉस्ट के ऊपर, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि मार्जिनल तो वेरिएबल कॉस्ट के साथ चलता है, ये आपके एब्जॉर्प्शन जो है वो टोटल कॉस्ट के साथ चलता है। ये बात समझ लगी मेरी, ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में आपको पता ही है। नेक्स्ट जी कुछ ये एग्जाम्पल आप लोग कर लेंगे, ये मुझसे करवाना चाहें तो करवा लें, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, तो बच्चों वाले एग्जाम्पल है, हम तो इससे बड़े बड़े मुश्किल सवाल करके हैं। ये एग्जाम्पल वन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। क्या यहाँ से आप मटेरियल, क्या ये मटेरियल की इन्फॉर्मेशन, ये मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद ये आपके पास लेबर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, फिर आ जाएगी वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा ये फिक्स ओवरहेड। ये कर लेंगे एग्जाम्पल या मैं करवा दूं यहीं से? ठीक है, कर लेंगे, ये से कॉस्ट कैलकुलेशन की, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड देयर बिहेवियरल एस्पेक्ट। MCQs में ये वाला टॉपिक आ सकता है, MCQs में वाला टॉपिक आ सकता है। ठीक है, तो MCQs के हवाले से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। MCQs आने हैं आप लोगों को पता है, आपको पता है ना आप लोगों को? ठीक है, तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर सारी बुक के हम आपको MCQs दे दूंगा मैं आपको फिर। ठीक है, 10 नहीं, ये पहली मरतबा MM में MCQs आ रहे हैं। 10 नंबर के MCQs आएंगे, 10 MCQs नहीं आएंगे, 10 नंबर के MCQs आएंगे। वो MCQs 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? कुछ MCQs 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर के होंगे, कोई 3 नंबर का भी हो सकता है, पर 10 नंबर के MCQs होंगे। ठीक है जी, और ये पहली मरतबा ही आ रहे हैं। ठीक है जी, कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर हम पूरी बुक के आपको MCQs दे देंगे, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है जी? आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? जो कभी अचीव ही ना हो पाए। आइडियल कभी अचीव नहीं होता है। कोई बच्चा आइडियल बच्चा बन नहीं सकता, कोई टीचर आइडियल टीचर बन नहीं सकता, कोई स्टूडेंट आइडियल स्टूडेंट बन नहीं सकता, कोई दुकानदार आइडियल सप्लायर बन नहीं सकता, कोई कस्टमर आइडियल कस्टमर बन नहीं सकता, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती। इकोनॉमी आइडियल हो नहीं सकती, गवर्नमेंट आइडियल हो ही नहीं सकती। आइडियल तो एक बहुत ऊपर की चीज़ होती है, आइडियल का स्टैंडर्ड ही बहुत। कोई इंसान आइडियल इंसान नहीं बन सकता। ठीक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बन नहीं सकता। कोई ना कोई गुनाह करेगा, कोई ना कोई झूठ बोलेगा, कहीं ना कहीं तो वो फंस जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई गुनाहों से पाक नहीं है। ठीक है जी, तो आइडियल स्टैंडर्ड क्या है? कहता है दीज अज्यूम परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। क्या बिजनेस में कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी जी? क्या कभी हड़ताल नहीं होगी? क्या लेबर कहेंगे जैसे जो जितना काम करवाना करवा लो? क्या ये सब कुछ परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन चलेगा? ये आइडियल का मतलब होता है। नो अलाउंस इज मेड फॉर वेस्टेज, ना वेस्टेज होने वाली है उधर, ना उधर लेबर की इनएफिशिएंसी होने वाली, ना मशीन का ब्रेक डाउन होने वाला है। इट रिप्रेजेंट मिनिमम कॉस्ट, कहता है सबसे कम कॉस्ट के ऊपर हम प्रोडक्शन करेंगे। इट वुड अचीवेबल इफ ऑपरेटिंग कंडीशन एंड परफॉर्मेंस वर परफेक्ट, कहता है सब कुछ परफेक्ट होगा, और सबको पता है सब कुछ परफेक्ट तो होता ही नहीं है। तो ये आइडियल स्टैंडर्ड का लेवल होता है। बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है इसका मतलब? रियलिटी क्या है? बिहेवियरल एस्पेक्ट का मतलब रियलिटी क्या है? एज पर दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आइडियल स्टैंडर्ड आर अनलाइकली टू, कहते हैं ये अचीव कहाँ होने वाला है? यूज फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट यूज होता है। वेरियंस विल ऑलवेज बी एडवर्स, वेरियंस एडवर्स क्यों होता है? इसका वेरियंस एडवर्स क्यों होता है? इसका वेरियंस एडवर्स होता है क्यों? क्योंकि किसी से टारगेट अचीव नहीं होना। हर कोई स्टैंडर्ड्स, हम हर कोई जो स्टैंडर्ड सेट किया, मान लो आइडियल स्टैंडर्ड आवर जो है वो 1 यूनिट 30 मिनट का आइडियल स्टैंडर्ड है, और एक्चुअल आवर है 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। इसका मतलब किसी ने भी टारगेट अचीव किया नहीं। इसका मतलब टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो वेरिएंस नेगेटिव है, एडवर्स है। इसका मतलब किसी ने भी टारगेट अचीव नहीं किया, किसी ने भी स्टैंडर्ड मीट नहीं किया। अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं किया
स्टैंडर्ड मीट नहीं किया तो वेरिएंस क्या आया जी, एडवर्स आया। ठीक है जी, एडवर्स वेरिएंस है। एडवर्स वेरिएंस क्यों आया जी, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर टारगेट अचीव हो जाता तो फेवरेबल वेरिएंस आता। वेरिएंस ऑलवेज एडवर्स, अगर एडवर्स वेरिएंस आ जाए तो अच्छी बात है, बुरी बात है जी, बुरी बात है जी, बुरी बात है। और ये बुरी बात है ना, मैंने कहा 30 मिनट में काम कर लो, वो 40 मिनट में कर रहे हैं, अच्छी बात है बुरी बात है? मैंने कहा 30 मिनट में काम करो, उन्होंने कितने देर में काम किया, तो अच्छी बात बुरी बात? अगर बुरी बात है तो फिर एडवर्स वेरिएंस है। क्लियर? डीमोटिवेट एम्प्लॉइज, क्या एम्प्लॉय खुश होंगे? क्योंकि कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा, सारे डिमोटिवेट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक और स्टैंडर्ड, उसका नाम होता है अटेनेबल स्टैंडर्ड। अटेनेबल का मतलब होता है जो अचीव हो सके, जो अचीव हो सके। अटेनेबल मीन अचीवेबल। कहता है एज्यूम एफिशिएंट, कहता है ये एफिशिएंट होता है बट नॉट परफेक्ट ऑपरेटिव। परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट तो आइडियल है, परफेक्ट तो आइडियल है। एन अलाउंस इज मेड फॉर वेस्टेज, हाँ कभी कभार कुछ अलाउंस होगा, कभी कभार कोई वेस्टेज आएगी, ब्रेक डाउन आएगा, इनएफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी लेवल इज हायर, लेकिन कहता है यहाँ पे एफिशिएंसी लेवल हायर रहेगा। इट नीड सम इंप्रूवमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। कहता है हाँ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट इसको करनी पड़ेगी। ठीक है। बिहेवियरल एस्पेक्ट किया है, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज दे आर बेस्ड ऑन चैलेंजिंग। कहता है ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है क्योंकि चैलेंजिंग की बेस के ऊपर होता है, बट अटेनेबल टारगेट है, ये टारगेट अटेनेबल है। हमने कहा जाओ समुद्र की गहराई तक जाओ, ये आइडियल स्टैंडर्ड है, तो कोई जा ही नहीं पाएगा। फिर हम कहेंगे अच्छा तुम ऐसा करो कि 500 किलोमीटर तक चले जाओ, 200 किलोमीटर तक चले जाओ, 100 किलोमीटर तक नीचे चले जाओ, हाँ ये अटेनेबल है। चैलेंजिंग है थोड़ा सा, ये अटेनेबल है। जाओ K2 की पहाड़ी को सर करना है, कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने K2 की पहाड़ी को सर किया, माउंट एवरेस्ट को सर किया हुआ, माउंट एवरेस्ट को विन किया है, वहाँ पे टॉप पीक पॉइंट पे उसके ऊपर गए हुए हैं। तो क्या ये आइडियल है? ये अटेनेबल है। चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते, करना चाहो तो कर सकते। बस समझ लगे? अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आइडियल स्टैंडर्ड क्या है? आइडियल स्टैंडर्ड क्या है कि जब भी हम खाना बनाएंगे कुछ ज़ाया नहीं होगा, ज़रा बराबर कुछ ज़ाया नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ छोटा मोटा मटेरियल तो ज़ाया होगा ही होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन अटेनेबल कंडीशन, डिफिकल्ट टू डिसाइड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट शुड बी टारगेट फॉर अचीवमेंट। कहता हाँ ये मसला ये है इसमें कि आप क्या लेवल रखोगे कि जिसको अचीव करना होगा, यानी कि लेवल आपका 70% पर होना चाहिए, क्या आप 80% पर स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, क्या 90 करना चाहिए? 100 का तो आइडियल है, 100 पे तो आइडियल पड़ा हुआ है, तो बताएं 70, 80, 90 में से आप क्या रखना चाहेंगे? कहते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, बस अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हालत देकर डिसाइड कर लो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हालत देकर डिसाइड कर लो कि लेबर कैसा है, मटेरियल कैसा है। 100% पे तो आइडियल होगा। अब इसके नीचे मुझे अटेनेबल को 90 पे रखना है, मुझे 85 पे रखना है, मुझे 80 पे रखना है, क्या रखूं इसमें से? कहता खुद तय कर लो आप, जो आपको मुनासिब लगते हैं। फिर हमारे पास होता है करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? करंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है हमने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ, बस हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम एक यूनिट को मान लो 1.5 घंटे में बनाते हैं, एक यूनिट को 1.5 घंटे में बनाते हैं, ये मेरा करंट स्टैंडर्ड है, करंट स्टैंडर्ड है। फिर हमने क्या इसको चैलेंजिंग बनाया, हमने कहा भाई एक यूनिट कितने देर में बनाते हैं? हमने कहा करंट स्टैंडर्ड क्या है कि एक यूनिट को बनाते हैं 1.5 आवर्स में। हमने कहा तो तुम्हारे लिए अब अटेनेबल स्टैंडर्ड है। हमने कहा भाई अब तुमने एक यूनिट 1 घंटे में नहीं बनाना, अब तुमने एक यूनिट को 1.25 आवर्स में बनाना है। अब ये अटेनेबल स्टैंडर्ड आ गया। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर, करंट क्या चल रहा है? 1.5 घंटे में एक बना रहा है, हमने कहा भाई अब 1.25 में करोगे तुम ये काम, ये अटेनेबल हो गया।
हम ये 1 घंटे में करो, कहेगा भैया ये पॉसिबल नहीं है, हम फुल स्पीडी भी काम करें तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो वो आइडियल हो जाएगा। चलें जी, these are based on current working condition and what entity is capable of achieving, do not provide any incentive to make significant improvement in performance। कहता है करंट स्टैंडर्ड से कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, क्योंकि जो चल रहा है वही चल रहा है सारा। हाँ, अगर 1.5 से 1.25 पे हाँ इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, अटेनेबल से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी से हायर होती है। कंसिडर अनसेटिस्फैक्टरी इन द केस ऑफ इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस। कहते हैं अगर परफॉर्मेंस इससे भी कम है तो फिर ये अनसेटिस्फैक्टरी कंसीडर किया जाता है इसका। बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है इसका? इट इज़ यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग बजट एज दे आर बेस्ड ऑन करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। कहता है कि ये बजट के लिए क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है, कि करंट लेवल पर अब हम इतना हैं, ठीक है, अब हमारा एक्चुअल क्या होगा, इससे आगे अच्छा क्या होगा। करंट स्टैंडर्ड आर अनलाइकली टू मोटिवेट एम्प्लॉय। कहता है करंट लेवल को मीट करना, कहता है कोई मोटिवेशन नहीं है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि किसी ने करंट लेवल को मीट किया तो वो ये नहीं कह सकता मैं कितना एफिशिएंट हूँ, भाई नहीं, ये तो सारे ही कर रहे हैं। अनलेस दे आर इंसेंटिव फॉर अचीविंग फेवरेबल वेरिएंस। हाँ, कहता है तब एक बंदा जो है वो करंट लेवल क्या है 1.5, लेकिन उसने 1.4 पे काम कर लिया, तो कहते हैं हाँ, तो फिर इंसेंटिव मिलेगा अगर फेवरेबल वेरिएंस आ जाए, ठीक है जी। फेवरेबल वेरिएंस कैसे आएगा? अगर हमने 1.5 आवर वाला काम 1.4 आवर में कर लिया तो फिर हमें टाइम सेव बोनस याद है आपको, फिर हमें मिलेगा सच एज एनुअल कैश बोनस, फिर हमें मिलेगा टाइम सेव बोनस, टाइम सेव्ड बोनस, क्योंकि हमने 1.5 वाला काम 1.4 आवर में कर लिया। ये करंट स्टैंडर्ड होता है। जो एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड, लास्ट में 3 तरह के स्टैंडर्ड हो गए, कौन से जी? आइडियल, अटेनेबल, करंट, बेसिक। बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? रिमेन अनचेंज ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक, उनका यार बस ये बेसिक है, इससे कम पे तो हम किसी को रखने वाले नहीं हैं, ये सबसे लोवेस्ट वाला टारगेट है, सबसे लोवेस्ट है। वेरिएंस आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द बेसिक स्टैंडर्ड। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस लीड टू इंप्रूवमेंट वेरिएंस। परफॉर्मेंस बेहतर होगी, वेरिएंस हमारा कम होता रहेगा। बिहेवियरल एस्पेक्ट, बेसिक स्टैंडर्ड विल नॉट मोटिवेट एम्प्लॉय। कहता है कोई एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेगा टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एज दे आर बेस्ड ऑन अचीवेबल कंडीशन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। कहता है बिहेवियरल बेसिक स्टैंडर्ड जो है उसको अचीव करना कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है, सारे लोग काम ही इसी के ऊपर कर रहे हैं, तो तुमने भी कर लिया, तुमने कौन सा एक्स्ट्रा अचीव किया, तुम नया टारगेट रिकॉर्ड करो, फिर हम मानेंगे। They are also not useful for budgeting because they will often be out of date। कहता है इसको एज अ बजट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इससे ऊपर बेसिक स्टैंडर्ड समटाइम सेट हो जाता होता है, अब ये पुराना हो जाएगा। इन प्रैक्टिस लीस्ट कॉमन टू यूज है, ये इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर हो गया जी? चले एक एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आइडियल, करंट और अटेनेबल तीनों के तीनों के आ जाएंगे। बेसिक तो इस्तेमाल होते नहीं नॉर्मली। क्लियर होगी मेरी बात, समझ लिखती है? आ जाए ज़रा पहली वाला पॉइंट। अ कंपनी प्रोड्यूस बुक शेल्व्स। कंपनी ने एक किताबों की अलमारी बनानी है। ईच बुक शेल्फ, आपको पता है स्टैंडर्ड चलता ही 1 यूनिट के लिए। ईच बुक शेल्फ रिक्वायर 3 प्लैंक ऑफ वुड। कहता है 3 प्लैंक ऑफ वुड चाहिए। प्लैंक ऑफ वुड का मतलब क्या जी? तीन लकड़ी के फट्टे चाहिए हमें, लकड़ी के पीसेस चाहिए, ऐसे 3 लकड़ी के पीसेस चाहिए हमें, ठीक है। क्या 3 लकड़ी के वो ले आओ बड़े बड़े पीसेस, उससे तुम्हारी अलमारी बन जाएगी। अ बॉक्स ऑफ वुड कंटेन 15 प्लैंक। एक डब्बे में कितने लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, पीसेस पड़े हुए हैं? 15। इन कॉस्ट 45। अ बॉक्स, एक बॉक्स की कॉस्ट 45 है, उसमें 15 प्लैंक होते हैं, तो फिर एक प्लैंक कितना होगा? एक प्लैंक कितने का होगा? 1 प्लैंक कितने का होगा? 1 प्लैंक कितने का होगा? 45 डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब 3 रुपये का होगा। 1 प्लैंक ₹3 का होगा। क्लियर है? चलें,
आइडियल कंडीशन क्या है जी? आइडियल कंडीशन क्या है? करंटली 20% ऑफ वुड इज वेस्टेज। आइडियल कंडीशन क्या है भाई? कोई वेस्टेज नहीं हो रही, कोई वेस्टेज नहीं हो रही। ईच बुक रिक्वायर 3 प्लैंक। इसका मतलब ये है कि एक जो बुक शेफ है उसको 3 प्लैंक चाहिए, ठीक है, और एक प्लैंक की प्राइस क्या है? कॉस्ट क्या 1 प्लैंक की? तो आइडियल कंडीशन क्या है? 3 इंटू 3, 9 रुपये में बुक शेल्फ बन जाएगी। ये आइडियल कंडीशन है, कोई मसला? करंट क्या कर रहे हैं? कहता है 20% ऑफ वुड इज वेस्टेड ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन। कहता है 20% जो वुड है वो वेस्ट हो गई, 20% वुड जो है वो वेस्ट हो गई। अब बताओ आइडियल कंडीशन की कॉस्ट क्या आएगी? वो सॉरी, करंट की कॉस्ट क्या आएगी? जैसे आइडियल की 9 आई ना, करंट की क्या आती है? सोल्यूशन आ देखना, दिमाग लड़ा के करना, सोचना, ये करवाया मैंने काम। देखते हैं जी, आपका आंसर क्या है? ठीक है जी, दोबारा पढ़ते हैं इंग्लिश। इसका मतलब ये है करंटली 20% वुड जो है वो वेस्ट होंगी। इसका मतलब सीन कुछ ही है, करंट के लिए सीन कुछ ही है। वेस्टेज कितनी है? 20%। 20% वेस्टेज के बाद मुझे 3 प्लैंक चाहिए, 3 प्लैंक चाहिए, क्योंकि बुक शेल्फ तो 3 प्लैंक पूरे से बननी है। और अगर आप 3 प्लैंक को इधर रखते हो फिर उसका 20% यानी कि उसका 80% रखे, तो यहाँ पे 3 प्लैंक तो नहीं रहेंगे ना, कम रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे जो इनपुट है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि उसमें 20% कम होकर 3 प्लैंक पूरे बचें, क्योंकि आउटपुट तो 3 प्लैंक, वो जो बुक शेल्फ बननी है वो तो 3 प्लैंक से बननी है, वो तो 3 प्लैंक से बननी है। तो वो कितना होगा? तो ग्रॉसिंग करेंगे। तो ये इनपुट 100% पे होता है। इसका मतलब 3 प्लैंक तुम पड़े हो 80 पर, तुम पड़े हो 80 पर, हमें ले जाओ 100 पर। तो 3 तुम पड़े हो 80 पे, चलो ऐसे कर लो, 0.80 कर लो, चलो। हाँ, तो 3.75 प्लैंक यूज़ करूँगा, फिर 20% ज़ाया करने के बाद 3 प्लैंक पूरे बचेंगे। तो अगर 3.75 प्लैंक यूज़ कर रहा हूँ और एक प्लैंक कितने का जी? 3 रुपये का, तो कितने पैसे लग गए? हाँ, 11.25। ये बातें और से करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। और अगर आपको यहाँ से सीधा दिल करता है तो समटाइम ऐसा हो रहा होगा, समटाइम ग्रॉसिंग होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा एग्जामिनर ग्रॉसिंग करवाता है। ये पहले ग्रॉसिंग को सोचना है हमेशा, हमेशा, ठीक है? बच्चे पहले सीधा रास्ता होते हैं, ये 3 इनपुट होगा, माइनस करके आउटपुट पे चलते हैं, चलो जी। ना 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 ना, ईच बुक रिक्वायर 3 प्लैंक, 3 प्लैंक होंगे तो फिर बुक शेल्फ बनेगी। आगे चलते हैं बस, ठीक है। मैनेजमेंट वुड लाइक टू रिड्यूस दिस वेस्ट टू 10%। कहता है मैनेजमेंट कहता है भाई 10% ये जो वेस्टेज है वो कम करनी है, तो ये टेनेबल है। तो ये तो कर लोगे ना। तो चार्ली वाला तीसरा वाला कैसे आएगा जी? 3 डिवाइड बाई 0.9 से, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 के लिए कैलकुलेशन। सर ऐसे भी कर सकते हैं 3.75 100 पे, तो 90% चाहिए आप, जो मर्जी कर लो। 3.75 100 के ना, उसका 90% ले लो, वो आ जाएगा। इसको ग्रॉस कर लो, हो जाएगा। जो मर्जी कर लो। क्या आंसर आता है? 3.33 मल्टीप्लाई बाय 3 करें 9.99। तो देखो आइडियल के करीब पहुंच गए तकरीबन। तो ये हमारे पास इस तरह से कैलकुलेशन होती है, ठीक है जी। समझ लग गया जी? तो पहले का आंसर क्या आया था हमारा? 9, दूसरे का 11.25, तीसरे का कितना था? 9.99 आ गया, ठीक है जी, क्लियर। और मटेरियल वेस्टेज स्टैंडर्ड, आपको पता है ग्रॉसिंग करनी है, ग्रॉसिंग वाला
मटेरियल की वेस्टेज ये कर लीजिएगा, आइडल टाइम इन स्टैंडर्ड ये एक बार कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझ लग जाएगी। तो बस ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थी, ठीक है जी, क्लियर, स्टैंडर्ड कॉस्ट समझ लग गई जी। चलो जी, अब चलते हैं वेरिएंस पे, जो कि असल हमारा टॉपिक है। एग्जाम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर सवाल नहीं आएगा। जो मैंने आपको 4 तरह के स्टैंडर्ड बताए वो एमसीक्यूज में आ जाएंगे। किस पे आएंगे जी? एमसीक्यूज में आएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या, और सॉरी वेरिएंस है क्या, ये देखते हैं जरा आप यहाँ पे। वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस है क्या? स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस क्या जी? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ये वेरिएंस है। जो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे तो इक्वल आ जाएगा वेरिएंस के। ये हमारे पास वेरिएंस होता है, क्लियर। हमारे पास मान लें स्टैंडर्ड मीन, एस्टिमेटेड मीन, बजटेड। हमारे पास मान लें बजटेड प्रॉफिट है। क्या है जी? बजटेड प्रॉफिट। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलेगा। बजटेड प्रॉफिट मान लें हम लोगों ने कहा 15 मिलियन है, कि 15 मिलियन का मेरा बजटेड प्रॉफिट होगा। जब महीना गुजर गया या साल गुजर गया या वो टाइम गुजर गया तो हमने देखा कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या आया। तो पता चला कि एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 12 मिलियन का हुआ है। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। जब मैं 15 मिलियन का अंदाज़ा लगा के बैठा था तो मुझे एक्चुअल में 12 मिलियन क्यों आया? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सोचूंगा, ये मेरा वेरिएंस है 3 मिलियन का। क्यों आया ये? जो 3 मिलियन का डिफरेंस आया ये क्यों आया? तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के डिफरेंस को क्या मुझे जानना चाहिए या बस ठीक है 15 मिलियन नहीं आया तो ना आए, 12 मिलियन तो आगे आ गया, बस इसी के ऊपर सेटिस्फाइड हो जाऊँ, इसी के ऊपर बस ठीक है इसको मान लूँ? क्या करूँ? ओके करूँ, कोई टेंशन ना लूँ, आगे चलते हैं फिर? या मुझे फिक्र करनी चाहिए कि यार ये 3 मिलियन का प्रॉफिट कम क्यों आया? करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी रीज़न जानूंगा, ऐसा क्यों हुआ, ये 3 मिलियन का जो प्रॉफिट है वो कम क्यों आया। रीज़न में क्या लगता है क्या हुआ होगा, ये प्रॉफिट कम कैसे हो सकता है, किन रीजंस की वजह से प्रॉफिट कम हो सकता है? मेन बताना है, मेन प्रॉफिट कम हुआ किन रीज़न की वजह से? मेन रीज़न बताएं। मेन 2 रीज़न होती है। मेन बताएं। मेन 2 रीजंस होती हैं। कोशिश करो तब तक मेरे लिखने से पहले। मेन 2 रीजंस होती हैं बच्चों, मेन 2 रीजंस होती है। नंबर 1, ना यार सेल कम है आपकी, सेल कम है, 15 से 12 ऐसी सीधी बात है, सेल कम है। और दूसरी रीज़न क्या है? कॉस्ट बढ़ गई है, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट में 2 मेन सोचना है मैंने ये कहा। अब तो बहुत आगे निकल गए, यूटिलिटी ये वो लेबर वो, छोड़ें उसको।
मेन स्क्रीन पे क्या हुआ है, सेल कम है आपकी, दैट्स ए प्रॉफिट कम है, कॉस्ट बढ़ गई है, दैट्स ए प्रॉफिट। ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो आपने सबसे पहले रूट कॉस्ट देखनी है, रूट कॉस्ट। अच्छा फिर ठीक है, ये जो सेल कम हुई, ये जो सेल कम हुई है, ये सेल कम क्यों हुई होगी? इसके पीछे आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ होगा? ये सेल कम क्यों हुई है? प्राइस ज़्यादा हो। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बोलो बोलो बोलो, हिम्मत करो, और बोलो ना। सेल कम क्यों हुई है? क्योंकि सेल प्राइस हो सकता है कम हो सकता है सेल प्राइस कम हो, लेकिन यूनिट ज़्यादा हो गया। सेल प्राइस कम, सेल कम पर यूनिट ज़्यादा, पर हो सकता है सेल प्राइस ज़्यादा पर यूनिट कम तो सेल कम। क्या हुआ इनमें से? चेक करना पड़ेगा, है ना। सेल प्राइस कम, सेल कम पर यूनिट ज़्यादा है, पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ गया क्या? सेल प्राइस बढ़ाई है ताकि सेल बढ़े पर यूनिट कम बिके, क्या यूनिट कम का इम्पैक्ट इस पर पड़ा है? क्या हुआ इसमें से? यहाँ से क्या हुआ एक्चुअल में, हुआ क्या? ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये पॉसिबिलिटी सारी ये बन सकती है। कॉस्ट में क्या पॉसिबिलिटी आती है जी? कॉस्ट में क्या पॉसिबिलिटी आती है? जी मेन बात करें अभी तो क्या हो सकता है? क्या मटेरियल महंगा हो गया हो? क्या लेबर का पैसे ज़्यादा ले गए हों? वेरिएबल ओवरहेड का मसला आया हो? क्या हुआ इसमें से? फिर मटेरियल में आगे फर्दर दो मसले। क्या मटेरियल की प्राइस का मसला आया या मटेरियल की क्वांटिटी का मसला आया? ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्राइस सस्ती ले ली पर क्वांटिटी जो है लो क्वालिटी ले ली, तो मटेरियल का ख़राब होगा मेरा, है ना, खर्चा ज़्यादा आएगा। सस्ती चीज़ ले, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, चीनी सस्ती ले ली, नॉर्मली 1 चम्मच डालते हैं, जो सस्ती चीनी ली उसमें मिठास ही कम है, वो 2 चम्मच डाल रही है, मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, तो सस्ती तो ले ली, क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है। क्या मटेरियल ही महंगा ले लिया? क्या किया? चेक करना पड़ेगा। तो किसका कसूर है? प्राइस का या क्वांटिटी का? हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। लेबर में किसका कसूर है? आवर ज़्यादा लगा लिए या उन्होंने हमसे रेट ज़्यादा ले लिया? वेरिएबल ओवरहेड अगर ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर है मान लो, तो क्या उनका रेट लिया होगा क्या? तो ये सारी रीज़न को जानने का नाम वेरिएंस है। सोचो अगर मैं सब जान जाऊँ, वो जो 3 मिलियन का वेरिएंस है मेरी नज़रों के सामने आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ओ अच्छा, सेलिंग प्राइस की वजह से हुआ, अच्छा मटेरियल की वजह, अच्छा लेबर में ये मसला था, लेबर में ये मसला था। एक तो वेरिएंस कम हो जाएगा, दूसरा मैं यहाँ से अपनी कॉस्ट को और सेल को भी सेट कर लूँगा। तो ये इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद है कि आप टारगेटेड चीज़ों तक पहुँच जाओगे कि कहाँ पे गलती आ रही है, आप रूट कॉस्ट तक पहुँचोगे। आप कहाँ तक पहुँचोगे? रूट कॉस्ट तक पहुँचोगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कट टॉपिक है। डन हो गया जी? कहानी सब लगी वेरिएंस की। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 2 वेरिएंसेस होते हैं, एक सेल वेरिएंस होता है और एक कॉस्ट वेरिएंस होता है। कॉस्ट में कितने वेरिएंस होते हैं? मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। और ये वेरिएबल ओवरहेड क्यों लिखा मैंने? ये ओवरहेड का 3 वेरिएंस होते हैं। वेरिएबल का अलग होगा, फिक्स का अलग होगा, टोटल 4 कर लो, ठीक है। और यहाँ से एक हमारे पास यहाँ से सेल का वेरिएंस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन
1 2 3 और इसको अगर हम अलग कर दें वेरिएबल को अलग 4 वेरिएंस और ये 5 वेरिएंस, तो 5 वेरिएंसेस होंगे जिससे मैं सब कुछ जान जाऊंगा मेरा प्रॉफिट कम क्यों आया। मेरी बात समझ आई? क्लियर? ठीक है। अब ये वेरिएंसेस कैलकुलेट कैसे करने, आए जरा अब ये सीखते हैं। यहां पर आ जाए, सबसे पहले वेरिएंस क्या है ये मैं आपको बता चुका कि वेरिएंस क्या है, डिफरेंस है स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस आना ही आना है और वो मेरा वेरिएंस होगा। क्लियर हो गया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट के वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिनिश गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए ड्यूरिंग द ईयर, ये उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी उसको हम एससी से डिनोट करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पर केजी को एसी से डिनोट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को एक्यू यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच शुड हैव बीन यूज फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल आउटपुट है। ये क्या है? एसक्यू का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्रोडक्शन है ये एसक्यू का मतलब ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, याद है हम लेबर कॉस्टिंग में करते थे स्टैंडर्ड आवर, तो स्टैंडर्ड आवर क्या था? स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड आवर कितने लग रहे हैं, यहाँ पे ये वो है। अभी साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझ लग जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आ जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आ जाएगा? एक्चुअल यूनिट बनाने के लिए, एक्चुअल यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगता है? मान लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2 kg पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट करूँगा, तो मान लो एक्चुअल यूनिट 10 हैं, एक्चुअल यूनिट कितने हैं? 10 हैं, तो कितना देगा? 20 kg SQ होगा। ये ऐसे आता है, स्टैंडर्ड kg पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट, इसका मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या मेरी बात समझ आई? अभी आस्ते आस्ते आ जाएगी। सिनेरियो 1, छोटा सा सिनेरियो, नन्ना मुन्ना सा सिनेरियो, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो 1 है, सिंपल सिनेरियो। सिनेरियो 1 का मतलब है मटीरियल क्वांटिटी परचेज्ड, मटीरियल क्वांटिटी यूज्ड दोनों बराबर हैं। क्या परचेज और यूज बराबर होते हैं? क्या परचेज और यूज बराबर होते हैं? क्या परचेज और यूज बराबर होते हैं? नहीं, अगर तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो। अगर मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है फिर बराबर नहीं है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब मैंने 100 kg खरीदा, हाँ 100 ही लगा दिया, अल्लाह हाफिज़, तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो हाँ बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ना हो, क्लोजिंग नहीं तो अगले साल का ओपनिंग नहीं है, तो ज़रूरी क्या है? क्लोजिंग। क्लियर हो गया? ओके। वेरिएंस में फार्मूलाज को याद करना एक चैलेंज है, फार्मूलाज को याद करना एक चैलेंज है। मैं कोशिश करूँगा आपको लिए आसानी पैदा करूँ और आपको आसानी के साथ ये फार्मूला याद करवा दूँ। याद क्या करवाऊँगा? याद नहीं करवाऊँगा। याद करवाने का मतलब क्या? रट्टा लगा लो। मैं याद नहीं करवाऊँगा, मैं आपको इस फार्मूले को बनाना सिखाऊँगा, डिवेल्प करना सिखाऊँगा। जब फार्मूला डिवेल्प करना सीख लेंगे ना, तो आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, अब खुद ब खुद बैठ के इस फार्मूले को बना लोगे, तो ना चाहते हुए फार्मूला आपको याद जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, आए जरा, सबसे पहले स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगी? स्टैंडर्ड की क्वांटिटी और स्टैंडर्ड की कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। कोई मसला? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्या? क्वांटिटी इनटू कॉस्ट। ठीक है, तो मान लो 2 kg खरीदा, फॉर एग्जांपल हमने एप्पल खरीदे, 2 kg एप्पल खरीदे, ठीक है, और वो था ₹300 पर kg, तो क्या कॉस्ट पड़े?
600, तो कॉस्ट क्या था, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो प्राइस को स्टैंडर्ड कॉस्ट कह रहा हूँ, प्राइस को क्या कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट कह रहा हूँ। ये मेरी बात समझ आ रही है? और अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को स्टैंडर्ड प्राइस का नाम देना चाहो तो हम दे सकते हैं, सॉरी एसपी का, लेकिन एसपी नॉर्मली सेल प्राइस चलता है किताबों पे, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम में इसके एब्रीवेशन यूज़ करने हैं। तो आप जब एसपी लिखोगे ना, तो एसपी को आपको बताना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्राइस है, ये लिखना पड़ेगा। अगर आप एससी लिखते हो, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये नॉर्मल एग्जामिनर को पता ही है, तो हम फिर यही वाला यूज़ कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट, और फिर एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट। यहां तक देखें कोई मसला? पहले स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड, क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड और कॉस्ट भी स्टैंडर्ड, और एक्चुअल के लिए क्वांटिटी भी एक्चुअल और कॉस्ट भी एक्चुअल। कोई मसले वाली बात? ओके, आगे चलते। आपको पता है कि कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक प्राइस से और एक क्वांटिटी से। कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनती है, प्राइस प्लस क्वांटिटी। एग्री करते हैं मेरी बात से? तो ये मटेरियल कॉस्ट की इक्वेशन बन जाती है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के और क्वांटिटी वेरिएंस के। प्राइस का भी वेरिएंस और क्वांटिटी का वेरिएंस भी फाइंड कर लें तो कॉस्ट का वेरिएंस बन जाता है। अगर आप डायग्राम में देखें, तो यहाँ पर जब मटेरियल की कॉस्ट की बात आई थी, तो मटेरियल की कॉस्ट में कितने वेरिएंस थे, प्राइस का और प्राइस और क्वांटिटी की वेरिएंस को दोनों को जमा करूंगा तो ये मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस बन जाएगा। क्लियर हो गया जी? ओके। तो अब मुझे ये बताएं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, प्राइस वेरिएंस प्लस क्वांटिटी वेरिएंस। याद था कोई मसला? अब हम प्राइस वेरिएंस को सीखते हैं। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब क्या, सीधी सीधी बात, वेरिएंस का मतलब क्या, वेरिएंस का मतलब, हाँ बिल्कुल, वेरिएंस का मतलब था वेरिएशन, चेंज एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का। वेरिएशन किस में आ रही है, वेरिएंस मीन वेरिएशन किस में आ रही है, एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में। ओके। अगर प्राइस की वेरिएशन है तो कौन बदल रहा है यहां पे, अगर प्राइस की वेरिएशन है तो कौन बदल रहा है यहां पे? हेलो बच्चों, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में वेरिएशन किस में आ रही है, सिर्फ प्राइस में आ रही है। प्राइस वेरिएंस में कौन बदल रहा है, प्राइस बदल रहा है। तो जब प्राइस बदल रहा है तो क्वांटिटी रिमेन सेम रहेगी। अब क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में किसको वेरी करना है, प्राइस को वेरी करना है। तो क्या ये मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्या ये मेरा प्राइस वेरिएंस बन गया, यस और नो? बन गया। जब प्राइस वेरिएंस बन गया, आपको पता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, अब क्वांटिटी रिमेन सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी रिमेन सेम रहेगी, क्वांटिटी हम एक्चुअल लेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। रुक जा, ये समय लग गया। अभी आप खुद फैसला करें आपको क्या आसान लगता है। इसका एक दूसरा स्टाइल, ये इक्वेशन स्टाइल है। ये स्टाइल हम यूज़ करेंगे जब मैं आपको इन्वर्स ऑफ वेरिएंस पढ़ाऊंगा। इन्वर्स ऑफ वेरिएंस में मैं ये वाला इक्वेशन स्टाइल यूज़ करूंगा, फिर वो नहीं यूज़ करूंगा। दूसरा स्टाइल ये है, देखो कौन वेरी कर रहा है, प्राइस वेरी कर रहा है। तो ये देखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ये वेरी करेगा, साथ में जो मल्टीप्लाई होगी वो एक्चुअल क्वांटिटी होगी,
हाँ, यानी कि यहाँ से इसका आंसर आएगा, यहाँ से इसका आंसर आएगा, इन दोनों के आंसर को डिफरेंस लेंगे तो ये वाला आंसर निकलेगा, और ये वाला दोनों का आंसर सेम ही होगी। अभी मैं एक क्वेश्चन दोनों स्टाइल से करके दिखा दूंगा, आपको समझ लग जाएगी। आपको मेरी बात समझ लगी? तो जब प्राइस वेरी करेगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट आ गया, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी होगी। और जब क्वांटिटी का वेरिएंस आएगा, अब देखिए क्वांटिटी के वेरिएंस में कौन वेरी कर रहा है? क्वांटिटी। इसका मतलब अब क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कर दूंगा। अगर क्वांटिटी वेरी कर रही है तो अब कांस्टेंट किसको रखना है? कॉस्ट को। और कॉस्ट हम लेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट। अभी कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, अभी जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे चलते रहो, मुश्किल हो जाएगी अभी। अभी कुछ भी नहीं पूछना, अभी मुझे बस सिर्फ ये एक फॉर्मूला सिखाना है, ये एक सीख लो, बाकी सारी ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आप लोगों को आने वाले हैं। अब इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी मेहनत करने दो। हाँ पूछना है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमने क्वांटिटी को कांस्टेंट लिया था, हाँ, उसमें हमने कॉस्ट को कांस्टेंट लिया है क्वांटिटी वेरिएंस में, लेकिन हमने वहाँ पे एक्चुअल जी मुझे पता है, ये मैंने बतानी है बात कि यहाँ पे अगला सवाल ये है, सर यहाँ पे क्वांटिटी में एक्चुअल क्यों लिया और यहाँ पे कॉस्ट में स्टैंडर्ड को क्यों लिया? ये अगली बात मैंने खुद ही समझानी थी, अगर आप ना भी, इसलिए मैं आपको नहीं बोलने दे रहा था, ये बात मुझे पता है। दोबारा बताता हूँ, पहले आसान करते हैं फिर मुश्किलों को बाद में निपटाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों प्राइस वेरिएंस क्या, आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। प्राइस वेरिएंस में प्राइस को वेरी कर दिया तो क्वांटिटी को कांस्टेंट करना है। अब ये छोड़ें, मैंने एक्चुअल क्वांटिटी ली है या स्टैंडर्ड लेनी है, इसको छोड़ें। जब प्राइस वेरिएंस की बात आएगी तो प्राइस का वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ये बात समझ लगती है? तो मैंने कर दिया स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और जब प्राइस के अंदर वेरी किया तो क्वांटिटी साथ मल्टीप्लाई होगी। अब ये छोड़ें कौन सी होगी, बस क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी। डन जी, आगे चलते हैं। जब क्वांटिटी का वेरिएंस आया तो किसको वेरी करना है? क्वांटिटी को। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी वेरी कर गई। अगर क्वांटिटी वेरी कर गई तो अब कांस्टेंट किसको रखना है? कॉस्ट को। तो ये देखो कॉस्ट कांस्टेंट आ गई। ये समझ लगे? ये फॉर्मूला बना लेंगे। चलें दोबारा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, तो बताएं मैं क्या लिखूं? यहाँ पे लिखवाएं, मुझे लिखवाएं, क्या लिखूं यहाँ पे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी में वेरिएंस आ गया, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कॉस्ट को क्या करूंगा? कांस्टेंट करूँ। अभी मैं सिर्फ कॉस्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बन गया। ओके। और अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस को वेरी करना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, प्राइस वेरी कर गया, इसका मतलब क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब फॉर्मूला पक्का हो गया। अब अगली बात कि यहाँ पे हमने एक्चुअल क्यों लिया और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया? मेरी बात समझ लगी? अब मैं ये समझाने लगा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। पहली बात, आपको टॉप वाली लाइन याद करवाता हूँ। एक कॉस्ट वेरिएंस का अजम्पशन है कि कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी कि हम एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऊपर यूज़ नहीं करते। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई वो देखो, उसके ऊपर खर्चा देखना है ना हमने, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg लगता है, हकीकत में मेरा 2.5 लग गया, अब मुझे 2.5 लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, जितना मटेरियल लगाया वो लिखोगे आप, कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जब क्वांटिटी की बात आएगी तो हमेशा एक्चुअल लेंगे। हकीकत में क्वांटिटी कितनी लगी है? स्टैंडर्ड नहीं। बेशक हकीकत में तुम 10 kg लगा के बैठे हो और स्टैंडर्ड तुम्हारा 2 kg था, तो 8 kg किधर गया फिर? अगर मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे लिख देता तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो बहुत चीज़ छुपाएगा, बहुत गलतियाँ छुपाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी गलतियाँ हाईलाइट करेगा कि यार 2 kg का स्टैंडर्ड था, तुमने 3 kg कैसे लगा लिया, 3.5 kg तुमने कैसे लगा लिया? तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आएगी तो हकीकत सामने आएगी। ये मेरी बात समझ लगती है? ओके। अगला सवाल, फिर यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? सोच सकते हो एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं आई? अगर आप यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट लेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर पाएंगे।
हमने अपने आप को किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल से या स्टैंडर्ड से? हमने कॉस्ट, मैं कॉस्ट हूं, मटेरियल क्या है जी, खर्चा है। क्या मैं अपने आप को एक्चुअल से कंपेयर करूं या मैं अपने आप को स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं? कॉस्ट के मामले में ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जो मटेरियल खरीद के लेके आना था वो 100 रुपये का लेकर आना था, 100 का। मैं 120 का ले आया। क्या 120 का मटेरियल, प्लीज स्टैंडर्ड कितना है, 100 का। क्या 120 के ऊपर मटेरियल खरीदना मेरे लिए मुश्किल काम है? क्या आसान काम है? आसान काम। एक दुकानदार कह रहा है कितने का, वो उसने कहा 120 का। हमने कहा अच्छा दे दे यार, पर हमने कहा था 100 का लेकर आना है। तो 100 वाली चीज़ 120 पे खरीदना, क्या ये आसान काम है, मुश्किल काम है? आसान काम है। 100 वाली चीज़ 130 रुपए की खरीद लेना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। मतलब एक दुकान पे गए, उसने कहा मटेरियल कितने का, उसने कहा 130 रुपये का, आप खरीद लाए, तो एक्चुअल कॉस्ट 130 आई है। और एक दुकान पे गए, अपने का मटेरियल कितने का, उसने कहा 150 रुपये का, अब 150 का मटेरियल ले आए, तो एक्चुअल अब 150 निकल गया। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर मुंह मैं लूँ वो तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगी, पर मुझे मेहनत करनी है, मुझे सप्लाई ढूंढना पड़ेगा जो 100 का देगा, इसमें मेहनत है, ये कॉस्ट एफिशिएंसी है। तो क्या मैं यहां पे एक्चुअल कॉस्ट ले लूं? एक्चुअल कॉस्ट तो 2 नंबरियां लग जाएंगी। 100 वाली चीज होगी, हम 120 शो कर देंगे, ठीक है? तो उसके अंदर चांसेस ज्यादा है एक्चुअल कॉस्ट के अंदर। एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेंगे हम, कॉस्ट लेंगे स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड हमें दिया गया था, हमने क्योंकि उसको मीट करना है ना, फिर ही तो वेरियंस खत्म होगा। तो क्वांटिटी कौन सी लेनी है, कॉस्ट कौन सी लेनी है? कॉस्ट एक्चुअल नहीं ले सकते, वो तो फिर बहुत ऊपर निकल जाएगी। समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्वांटिटी लेंगे एक्चुअल और कॉस्ट लेंगे स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने वेरिएंसेस खत्म करने। डन हो गया। अब आ जाए एक और चैलेंजिंग बात, ये एसक्यू वाला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी डजंट मीन केजी, ये केजी नहीं है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगा? एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड केजी। ये वही वाली बात है, एक्चुअल यूनिट 10 बनाए और स्टैंडर्ड केजी का मतलब ये है, कि 2 केजी लगते हैं पर यूनिट बनाने पर। एक्चुअल यूनिट कितने बनाए? 10 यूनिट, और स्टैंडर्ड क्या है, 2 केजी पर यूनिट लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एसक्यू कितना हुआ? 20 केजी। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा 20 केजी ऐसे आएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद रखिएगा, हमेशा यूनिट मल्टीप्लाई बाय केजी पर यूनिट होगा, यूनिट मल्टीप्लाई बाय केजी पर यूनिट होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई होकर आएगा। ऐसे ही है ना, एक्चुअल यूनिट बनाने के लिए कितना मेरा मटेरियल खर्च हुआ वो लिखूंगा यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनेगा। एक्चुअल क्वांटिटी तो ये होगा कि 25 केजी लगा। 25 केजी एक्चुअल क्वांटिटी कितना जी? 25 केजी। 10 यूनिट को बनाने के लिए 25 केजी लगा। तो स्टैंडर्ड कितना था? वो 10 यूनिट कितने स्टैंडर्ड के, यानी कि 2 केजी, एक यूनिट पे 2 केजी लगाना था, तो मैंने 10 के ऊपर कितना लगाया? 20। तो 20 केजी स्टैंडर्ड है, ये वही है। इतना वक्त लेबर में पढ़ा हुआ हमने यार, स्टैंडर्ड आवर याद है आपको? स्टैंडर्ड आवर याद है? इतना वक्त दिया गया था, एक्चुअल आवर हकीकत में इतना वक्त किया, तो दोनों का वेरिएंस आया टाइम सेव में, याद है आपको? ये वही, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आवर्स है। स्टैंडर्ड आवर कहते थे कि एक्चुअल यूनिट स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमने जब लेबर कॉस्टिंग में थे, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर का, तो स्टैंडर्ड आवर मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था? स्टैंडर्ड आवर एट एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना वक्त दिया गया था, तो उसने यही वक्त दिया गया था ना, उसने कहा था स्टैंडर्ड आवर कैसे? उसने कहा भाई वक्त ये है कि आप क्या करेंगे, 1 यूनिट बनाएंगे 2 घंटे में, मल्टीप्लाई बाय हकीकत में यूनिट कितने बनाए? 10 यूनिट।
तो कितना कितना वक्त दिया गया था, 20 घंटे दिए गए थे, और इसको कंपेयर करते थे एक्चुअल आवर, हकीकत में हमने कितने घंटे काम किए, 25 घंटे काम किए। इस हाँ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल यूनिट दिए गए होंगे आपको, एक्चुअल क्वांटिटी तो ये है, ये दी गई होगी, हाँ ये दी गई होगी, सब कुछ दिया गया होगा तो मैं करूँगा ना, सही है। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी मैं सारा फॉर्मूले को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी, ये कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, याद रखिएगा दोबारा, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ये तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा बनानी पड़ेगी, हमेशा बनानी पड़ेगी, हमेशा बनानी पड़ेगी। यस सर, नो, क्लियर है। अब चेक करें, अब सारा फॉर्मूला देखते हैं। अब फॉर्मूला आप लोगों को मैंने सिखा दिया, अब ज़रा ज़बानी प्रैक्टिस करते हैं ज़रा, फिर छुट्टी। बाकी इंशाल्लाह फिर कल से प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दें, कल से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके स्टार्ट कर देंगे। मुझे बताएं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाएं, क्या आता है? अब याद नहीं किया, लॉजिकली बनाएं, क्या बनता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ऐसी है। अगर प्राइस वेरी करिए तो क्वांटिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, और क्वांटिटी हमेशा कौन सी होगी? एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? अब क्वांटिटी वेरिएंस करिए तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। अब कॉस्ट स्टैंडर्ड है तो कौन सी? स्टैंडर्ड वाली। लो जी, फॉर्मूला बन गया, क्लियर हो गया। और अगर आपने इसको वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है, अगर आपने वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है, ये तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन फॉर्मेट हो गया ना। दूसरा फॉर्मेट क्या था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। सबसे पहले प्राइस को वेरिएंस करें तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या करनी है? एक्चुअल लेनी है, वो एक्चुअल क्वांटिटी आप लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई करवा दो, लो जो फॉर्मूला बन गया। और मटेरियल क्वांटिटी किधर गया यार, चल, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में क्वांटिटी वेरी करिए तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट इधर आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट इधर आ गया, लो जी फॉर्मूले बने बने आ गया आपके पास। देखिए कोई याद भी नहीं करना पड़ा, पर बना लिया हमने, क्लियर हो गया, क्लियर। कल इंशाल्लाह ताला इसकी फर्दर प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप घर से करना चाहें, आप एग्जाम्पल नंबर 1 घर से कर सकते हैं खुद से, कोई मसला नहीं है, आप पहुंच जाएंगे सारे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 कल जो है इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, फिर सिनेरियो नंबर 2 करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।